आज 29 अक्टूबर पूरे दुनिया में सोरियासिस डे के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं कि ताकि सोरियासिस जो कि त्वचा रोग है, इसके बारे में पूरी दुनिया के लोगों को या पूरी इस बीमारी से ग्रस्त लोगों को के बारे में कि उनको बीमारी के बारे में जानकारी दी जाए। और इस बीमारी के बारे में जो मिथ्स है उनको क्लियर किया जाए। और इस साल 2020 में इस सोरियासिस डे का जो थीम है वो है बी इन्फॉर्म्ड। मतलब इस बीमारी के बारे में जानकारी का होना, चाहे वो जानकारी पेशेंट रखे जो इस बीमारी से ग्रस्त है, और चाहे वो इस बीमारी को ट्रीट करने वाला, चाहे वो स्किन स्पेशलिस्ट है या कोई और हेल्थ प्रोवाइडर है, वो भी इस बीमारी के बारे में फुली इन्फॉर्म्ड रहे। और चाहे हमारी सोसाइटी जो कि उस पेशेंट के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो भी इस बीमारी के बारे में जानकारी रखे, ताकि वो इस पेशेंट सोरियासिस से ग्रस्त पेशेंट को ठीक से उनके साथ बिहेव कर सके और उनकी बीमारी को समझ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोरियासिस है क्या। सोरियासिस स्किन की एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें चमड़ी के साथ साथ नाखून और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये बीमारी पूरे दुनिया में 1 से 2% लोगों को हो सकती है, जबकि सबसे ज़्यादा ये डेनमार्क में देखने को मिलती है। हमारे देश में भी ये 1% पॉपुलेशन को ये बीमारी हो सकती है। इसकी जो प्रेवलेंस है वो 1% के आसपास है। इस बीमारी में ये देखा गया है कि शरीर में लाल निशान पड़ जाते हैं, जिसमें कि सिल्वर कलर की पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है, जिसको कई बार पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि राख की तरह चमड़ी से चमड़ी निकल रही है। और उसमें 70% लोगों में खारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार ये बालों के बीच में भी सिकरी के रूप में जब बहुत ज़्यादा सिकरी हो और बालों की जड़ों में चमड़ी लाल पड़ रही हो, उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाए, तो ये बीमारी स्कैल्प सोरियासिस जिसको हम कहते हैं वो भी हो सकता है। तो इस तरह से ये चमड़ी, नाखून और हमारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकती है। जहाँ तक चमड़ी की बात है, ये बीमारी यूजुअली हमारे बाजू की कोहनियों में, घुटनों पर या शरीर पीठ की नीचे वाले हिस्से में देखने को मिलती है, जहाँ की इस बीमारी के निशान पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इची होते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि ये बीमारी सिर्फ आर्म पिट्स पे या मतलब बॉडी फोल्ड्स में ही देखने को मिलती है, जिसमें कि आर्म पिट्स या ग्रोइन वाला एरिया है वहीं पे देखने को मिलती है। उस एरिया में जब ये बीमारी होती है तो उसमें स्केलिंग या पपड़ी नहीं निकलती, और कई बार ये बीमारी फंगल इन्फेक्शन से भी कंफ्यूज की जा सकती है। बट कुछ लोगों में ये बीमारी बहुत भयंकर रूप में भी देखने को मिल सकती है, जिसको हम पस्चुलर सोराइसिस कहते हैं। और ये जानलेवा भी हो सकती है, और उसमें पेशेंट को बुखार आ सकता है, पूरी बॉडी एक्स हो सकती है, और पूरे शरीर में पानी वाले दाने पड़ सकते हैं, और पेशेंट मेटाबॉलिकली अनस्टेबल हो सकता है, और उसकी जान भी जा सकती है। तो ये तो थे इस बीमारी के कुछ लक्षण। अब हम इस बीमारी के भिन्न भिन्न प्रकार की क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। ये बीमारी 2 तरह की हो सकती है, टाइप 1 या टाइप 2। टाइप 1 में अगर ये 40 साल से कम उम्र की एज में शुरू होती है और परिवार के किसी और सदस्य में भी देखने को मिलती है, या फैमिलियल हो सकती है, और लंबे टाइम तक ये बीमारी रहती है और ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होती है, तो उसको हम टाइप 1 सोराइसिस कहते हैं। यूजुअली 15 से 17 साल की एज में इसका शुरू हो पाया जा सकता है। जब जब कि टाइप 2 में ये 40 साल के बाद शुरू होती है, यूजुअली 50 से 60 साल के बीच की एज में शुरू होती है। इसमें कोई परिवार का किसी दूसरे सदस्य को ये बीमारी नहीं देखने को मिलती। यहाँ हालांकि इसमें कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं होती। और इस बीमारी में ये देखा गया है कि इसमें जोड़ों के बीमारी, दैट कहने का तात्पर्य सोरियाटिक आर्थराइटिस, इस टाइप वाली सोराइसिस में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये तो थे इसके 2 टाइप्स। और हमारे शरीर में ये किन किन अंगों को इन्वॉल्व कर सकती है, उसमें
कुछ लोगों में सिर्फ सिर के बालों के बीच में हो सकती है, जिसको हम स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ हाथ पैर के में हो सकती है, जिसको हम हैंड एक्जिमा से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। इसमें हाथ फटना शुरू हो जाते हैं, दरारें पड़ जाती है, और ये एक हाथ की एलर्जी के रूप में भी पेशेंट इसको कंफ्यूज कर सकता है। और कुछ लोगों में ये बीमारी छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं पूरे शरीर में, जिसको हम गटेड सोराइसिस बोलते हैं, जो कि बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस तरह से इसके भिन्न भिन्न रूप में ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो ईचिंग है। 70% लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा ईचिंग के साथ प्रेजेंट करती है, और 30% में इसमें कोई ईचिंग बिल्कुल भी नहीं होती। पेशेंट कोई कंप्लेन नहीं करता ईचिंग के बारे में। और एक पॉजिटिव चीज़ इस बीमारी की मैं कहना चाहूँगा कि ये बीमारी चाहे शरीर पूरे भरा पड़ा हो, पर फेस पे बड़ी यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। तो पेशेंट इसमें स्ट्रेस से भी बच सकता है, क्योंकि ये सामने से देखने को नहीं दिखती है, फेस पे नहीं होती है यूजुअली, बट हो सकती है। और कई बार ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स में, जीभ में भी जियोग्राफिक टंग इसका एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। जीभ के अंदर नाखूनों को जब ये इन्वॉल्व करती है, तो नाखून में छोटे छोटे पिट्स पड़ जाते हैं, नाखून पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और पूरे के पूरे नाखून भी खराब हो सकते हैं। और कई लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि जब जोड़ों में ये बीमारी होती है, तो छोटे जोड़ों में हो सकती है। हाथ पाँव के जोड़ सूजना शुरू हो जाते हैं, उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है। और कई लोगों में तो ये देखा गया है कि चमड़ी में कोई भी निशान नहीं होगा, बट जोड़ों की बीमारी हो सकती है साथ में, और नाखून भी साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कई बार पेशेंट्स स्किन के बजाय ऑर्थो डिपार्टमेंट में दिखाते हैं, और ये रॉन्गली रिमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस होके ट्रीट होती है, जबकि ये सोरेटिक आर्थराइटिस होती है, और लेटर ऑन इसमें चमड़ी में निशान पड़ सकते हैं। तो ये तो थी इसके भिन्न भिन्न प्रकारों के प्रेजेंटेशन की बात। अब इसमें कारण क्या रहता है? इस बेसिकली हम ये डिफेक्ट चमड़ी में ही रहता है। हमारी चमड़ी 25 से 30 दिन में नई बन के तैयार होती है, पर इस बीमारी के अंदर चमड़ी की जो बढ़ने की गति है वो बहुत फास्ट हो जाती है। 5 से 7 दिन में, 3 से 5 दिन में ही नई चमड़ी बन के उभर आती है, जो कि प्रॉपर नहीं बन पाती, जिसकी वजह से उसमें लाली दिखती है, पपड़ी बननी शुरू हो जाती है, और खारिश शुरू होती है, और बहुत ज़्यादा तकलीफ होने शुरू हो जाती है। ये बेसिक डिफेक्ट इस बीमारी में चमड़ी में ही रहता है। तो ये मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा, क्योंकि इस बीमारी में बेसिक डिफेक्ट चमड़ी में ही रहता है, जो कि डिफेक्ट उम्र भर रहता है। तो ये बीमारी एक बार की ट्रीटमेंट से हमेशा के लिए क्योर नहीं होती, ठीक हो जाती है, पर इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। पर एक बार की ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को क्योर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो बेसिक डिफेक्ट है वो चमड़ी में पूरी उम्र रहता है। तो ये एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जो कि क्रॉनिकली पूरी ज़िंदगी कभी ठीक रहती है, कभी दोबारा हो जाती है। पर एक पॉजिटिव चीज़ इस बीमारी की है, इसमें कई बार स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है। आप चाहे कोई भी मेडिसिन नहीं लो, ये बीमारी अपने आप में ही ठीक हो जाती है। अब इस बीमारी के कुछ ट्रिगर्स की किन वजह से ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। कई लोगों में देखा गया है कि जब गले का स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि मैंने बच्चों में बताया कि उनमें गटेड सोराइसिस वो नाम का एक टाइप सोरियासिस का होता है, तो उसमें जब गला खराब होता है तो उसके बाद चमड़ी में छोटे छोटे सोरियासिस के निशान पड़ जाते हैं। और कुछ लोगों में देखा गया है कि जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो वो भी इस बीमारी से कन्फ्यूजन भी उससे हो सकती है इस बीमारी के बारे में, बट इस बीमारी को वो प्रेसिपिटेट भी कर सकता है। और कुछ लोगों में कुछ दवाइयाँ जो कि इस बीमारी को प्रेसिपिटेट करती है, अगर हम गलत तरह से इसका इलाज करें, इसमें स्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाएं, तो शुरू में ये बीमारी इम्प्रूव होती है, बट सडनली पूरे शरीर में फैल जाती है, जिसको हम एरिथ्रोडर्मा भी कहते हैं, जिसमें शरीर में 95% से अधिक त्वचा जो है बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। कुछ लोगों में देखा गया है कि जब वो ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ, जिसमें एसी इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स तरह की दवाइयाँ होती है, उससे भी बीमारी बढ़ सकती है। कुछ लोगों में मलेरिया की जो दवाइयाँ होती है, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जब उनको लिया जाता है तो उससे भी बीमारी बढ़ सकती है। और अल्कोहल और स्मोकिंग से भी ये बीमारी बढ़ती है। तो ये कुछ इस बीमारी के ट्रिगर्स थे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर इसमें ये देखा गया है कि जब भी हमें कोई इंजरी होती है चमड़ी में, चाहे वो खारिश करके हो या चोट लग के हो, चाहे ऑपरेशन से हो, तब भी ये देखा गया है कि जिस जगह पे चोट लगती है उस जगह पे इस बीमारी का निशान बन जाता है। तो हमें इन ट्रिगर्स से बचना चाहिए, ताकि ये बीमारी हमारे शरीर में ज़्यादा ना फैले।
अब हम बात करते हैं इस बीमारी के इलाज के बारे में। कभी भी हम त्वचा रोग को दो तरह से ट्रीट करते हैं। एक लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं, दूसरे सिस्टमिक मेडिसिन देते हैं, खाने वाली दवाइयाँ देते हैं। लगाने वाली दवाइयाँ जब बीमारी कम है, 10% से कम शरीर के भाग को इन्वॉल्व कर रही है, तो हम उसमें लगाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि लगाने वाले स्टीरॉयड्स या विटामिन डी के एनालॉग्स देते हैं। और खाने वाली दवाई हम सिर्फ तभी शुरू करते हैं जब बीमारी 10 से 15% या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसमें हम खाने वाली दवाइयाँ देते हैं। खाने वाली दवाइयाँ जब भी हम इसमें देते हैं तो हमें इसमें खून की जांच करनी पड़ती है, ताकि हमें ये पता चले कि पेशेंट का सब कुछ ठीक है, तो हम ये दवाई बेधड़क दे सकते हैं। इसमें एक मीथोट्रेक्सेट करके दवाई देते हैं, जो कि हमें हफ्ते में एक बार देनी होती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, जैसे कि आजकल कोविड का पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें हम जो खाने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि मीथोट्रेक्सेट एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो बाकी इन्फेक्शन होने के साथ साथ कोविड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो कोविड में जैसे कि हम आजकल जनरल प्रिकॉशंस भी बता रहे हैं, मास्क का प्रयोग करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, जहाँ भीड़ भड़के वाला जगह है वहाँ ना जाएं, जब तक ज़रूरी ना हो किसी ऐसी जगह पे ना जाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो ये इस कोविड के पेंडेमिक में सोरियासिस को ट्रीट करने में और इससे बचने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन भी आ चुकी है जो कि बहुत अच्छा रिलीफ देती है, बट कॉस्टली हैं, जो कि एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता, जो कि जिनको हम बायोलॉजिक्स कहते हैं। ये तरह तरह के इंजेक्शन हैं जिससे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बट इसकी कॉस्ट बहुत हाई जाती है। तो ये तो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में थी। अब मैं इस बीमारी के बारे में कुछ भ्रांतियां जो हम लोगों में या सोसाइटी में है, जो कि आज के दिन हमें इन अवेयरनेस फैला के उन भ्रांतियों को दूर भी करना है और इन्फॉर्म्ड भी रहना है, जो कि इस साल का हमारा थीम है, बी इन्फॉर्म्ड। सबसे पहली भ्रांति है कि ये बीमारी छुआछूत की या कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल भी कम्युनिकेबल नहीं है, परंतु ये जेनेटिक डिजीज़ होने के नाते अगर माँ बाप को है किसी के, तो वो 40% चांसेस हैं कि उनके बच्चों को भी हो सकती है। अगर एक पेरेंट को है तो 8 से 10% चांसेस है कि उनके बच्चों को हो सकती है। तो ये जेनेटिक है, बट ये कंटेजियस नहीं है। दूसरी भ्रांति इसमें है कि ये सिर्फ चमड़ी की बीमारी है, चमड़ी की एलर्जी की तरह है, तो जो कि ये गलत गलत चीज़ है। ये बीमारी सिर्फ चमड़ी में नहीं होती, इस बीमारी के साथ कुछ और कोमॉर्बिडिटीज़ भी एसोसिएटेड हो सकती है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर का होना, हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ का होना, लीवर की डिजीज़ होना, लिपिड्स का बढ़ जाना, मोटापा होना, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, वो भी इस बीमारी के साथ हो सकता है। तो इसको हमें बहुत लाइटली भी नहीं लेना चाहिए। तीसरी भ्रांति इस बीमारी के बारे में है कि ये पूरी तरह से क्योर हो जाती है, जो कि एक गलत चीज़ है। किसी भी पेशेंट को इस बीमारी के कोर्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये बीमारी दवाइयों से पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है, पर इसका एक बार की ट्रीटमेंट से इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसका क्योर नहीं कर सकते। तो ये बार बार उन्हें दिखाना पड़ेगा और स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ भ्रांतियाँ थी इस बीमारी के बारे में। और एक चीज़ अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी हम इस बीमारी का इलाज करें तो डॉक्टर भी पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड रहे, पेशेंट भी इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड रहे, ताकि वो जीवन भर चलने वाली इस क्रॉनिक बीमारी को अच्छी तरह से फेस कर सके। और एक और एस्पेक्ट इस बीमारी का जो है, ये चमड़ी की ही बीमारी नहीं है। कई लोग में इसमें साइकोलॉजिकली भी इतने ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, सोशल गैदरिंग में वो जाना पसंद नहीं करते, उनको स्विमिंग पूल में जाना या कपड़े पहनने में भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। तो और वो कई लोगों में तो ये भी देखा गया है कि सुसाइडल टेंडेंसीज तक डेवलप हो जाती है। तो ये हाँ, हमारा एज ए ट्रीटिंग फिजिशियन सोसाइटी का ये रोल बनता है कि हम इस रोग से ग्रस्त लोगों के प्रति सहानुभूति रखें और उन्हें सही जानकारी दें कि इस बीमारी में स्ट्रेस ना करें, क्योंकि स्ट्रेस से ये बीमारी बढ़ जाती है, और उनको प्रॉपर सही जगह पे सही फिजिशियन से इसका इलाज करवाएं। और कभी भी इसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन नहीं लगवाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए बीमारी दब जाती है, जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होता है तो सडनली ये पूरे शरीर में चली जाती है, जिसको हम एरिथ्रोडर्मा कहते हैं, और
वो एक मेडिकल इमरजेंसी का रूप भी ले लेती है और ख़तरनाक भी हो सकती है। तो ये कुछ भ्रांतियाँ थी, कुछ जानकारियाँ थी इस बीमारी के बारे में। और आज 29 अक्टूबर, जो कि हम वर्ल्ड सोरियासिस डे मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में ये जानकारियाँ इम्पॉर्टेंट है। हम सब इन्फॉर्म्ड रहें इस बीमारी के बारे में, हमारे लोग इन्फॉर्म्ड रहें। तो अंत में मैं धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों का।